We have to start with government's policy of poverty eradication. Everybody is supposed to put this heading in their copies. So when we talk about poverty eradication, children, the word eradication simply means removal. I hope so सबने heading तो लिखी ली होगी. तो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं और उसके बाद अगेन एज वी हैव अ सिस्टम फिर मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करता हूं. अभिजीत बैनर्जी जी एक काफी अच्छे नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था और इन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन में काफी अच्छा टेक्स्ट लिखा है. सो सबसे पहले आप ये पॉइंट्स लिख लें सारे के सारे. देन आई हैपन टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम वन बाय वन. चिल्ड्रन सारे पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए. इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो गरीबी हटेगी. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो रूरल पॉवर्टी जो है दैट विल कम डाउन. स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होंगी तो जो अर्बन पॉवर्टी है दैट विल कम डाउन. पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो खाने वाले पेट कम हो जाएंगे और कमाने वाले हाथ प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो जाएंगे. लैंड रिफॉर्म्स, जिसके पास बहुत ही लेस देन एवरेज लैंड होल्डिंग है हम उसको और लैंड एरिया दे देंगे ताकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करके अपनी इनकम बढ़ा पाए. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन की दुकान पे राशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता और ये राशन बैकडोर से बिजनेसमैन, जनरल मर्चेंट, शॉपकीपर्स खरीद के अपनी दुकान पे महंगी प्राइस पे बेचते हैं. एंड देन वी हैव मेनी गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स. कॉपी ऑल दीज क्विकली, तब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. सो लेट मी एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. चिल्ड्रन चलो भाई, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है दैट इज टाइटल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. अब क्वेश्चन अराइजेस, सर इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी कैसे इरेडिकेट होगी? भाई कॉमन सेंस की बात है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? राइज इन इनकम लेवल्स. करेक्ट? लॉजिक समझ में आ गया? तो जब इनकम लेवल बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है जो पुअर लोग हैं दे विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मिडिल क्लास. जो मिडिल क्लास लोग हैं दे विल मूव टू द कैटेगरी ऑफ अपर क्लास और जो अपर क्लास है दे विल मूव टू द कैटेगरी ऑफ रिच क्लास. ऐसा कैसे होगा सर? सिंपल सी बात है कि भाई आपकी इनकम जब बढ़ जाएगी उस इनकम को कमाने के लिए आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली आपको लो पेड वर्कर्स को अपने यहाँ पे हायर करना पड़ेगा ताकि जो काम पहले आप करते थे अब वो काम वो लोग कर देंगे. तो किसी जमाने में आपके घर में आपकी मम्मी वॉज अ होम मेकर, हाउस वाइफ और पापा का बिजनेस था. अब मम्मी को लगा भाई बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई उनकी कंप्लीट हो गई तो उनके पास काफी फ्री टाइम हो गया. उन्होंने घर में एक फुल टाइम मेड, फुल टाइम कुक रख दिया और घर से एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो अब अल्टीमेटली पहले उस कुक और मेड को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था बट अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया और आपकी मम्मी की अर्निंग्स बढ़ गई. तो पहले घर का सारा काम मम्मी के जिम्मे पे था. हाउस हेल्प आती थी, 1-2 घंटे के लिए चली जाती थी. खाना बनाने का काम मम्मी का, आपकी सो कॉल्ड ध्यान देने वाला काम सब मम्मी का. अब आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, गॉट इट क्लियर? तो मम्मी इस जगह से फ्री हो चुकी हैं. अब उन्होंने सोचा घर से कोई बुटीक का काम स्टार्ट करें. घर से सो कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनर के सो कॉल्ड सैंपल्स बना के लोगों को वेबसाइट के थ्रू शेयर करें और उनसे फीस ले लें. आर्किटेक्चर का काम स्टार्ट कर दिया एंड ऑल दैट. तो अब खाना बनाने का काम घर में कौन करेगा? साफ सफाई का काम कौन करेगा? समझ में आ गया? तो इन दैट केस एक नौकर भी चाहिए घर में. तो नौकर को जॉब मिल गया. पहले ही वॉज अनएम्प्लॉयड तो वो पुअर था, अब वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया. पीपल अंडरस्टूड? तो ये तो मैंने एक जनरल टॉक आपसे की. बट फोर्थ प्लान में गवर्नमेंट ने पॉवर्टी रिमूवल के ऊपर एम्फेसिस डाला थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. चिल्ड्रन आपने एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट पढ़ा था चिल्ड्रन, अगर आपको याद हो तो एज पर दैट इफेक्ट we'll be willing to generate more and more employment. कैसे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा? एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के एक्सपेंशन से. याद होगा आपको मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था टाइटल्ड एज NCAER. फुल फॉर्म शायद भूल गए होंगे आप, लिख लीजिए. नेशनल काउंसिल फॉर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च. सॉइल की टेस्टिंग करा लीजिए. आप आज तक इस सॉइल पे लेटस से कॉलीफ्लावर, गोभी उगाते थे और टेस्टिंग करने के बाद पता लगा कि इस सॉइल में ब्रोकली भी उगाई जा सकती है और भाई ब्रोकली से रेवेन्यू आपको ज्यादा जनरेट होगा. हाई यील्डिंग कैश क्रॉप वैरायटी है. कॉलीफ्लावर के साल भर में आप 2 साइकिल ही प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग के कंप्लीट कर पाते हैं. ब्रोकली के कम से कम आप 6 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे. फार्म लैंड पे एक रूम बनवाया फार्मर ने और वहां पे मशरूम की खेती स्टार्ट कर दी.
मशरूम की खेती के लिए कोई प्राइवेट आपको खेत जमीन वमीन नहीं चाहिए, बॉक्सेस के अंदर उगता है चिल्ड्रन वो। व्हाट इट क्लियर? आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। तो नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च ये सब आइडियाज एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स, इन लोगों को देता है और ये लोग इससे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ रिमूव्स पॉवर्टी चिल्ड्रन? यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रेटजी वाज नॉट सक्सेसफुल इन एरेडिकेटिंग पॉवर्टी, टू रीजंस वर देयर। पहला, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्टिंग में बहुत कम था एंड चिल्ड्रन लो इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी बढ़ेगी वेयरएस कम नहीं हो सकती। सेकंड, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट से वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही बेनिफिट दे रहे थे, लार्ज मासेस एवरेज इंडियन को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो दैट्स वाई गरीबी नहीं हट पाई। और उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, 91 की न्यू पॉलिसी आई, बाहर से फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, दे स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट, तब जाके कहीं गरीबी कम हुई। तो आप बोल सकते हैं कि 4th 5 ईयर प्लान तो बहुत पहले लिखा गया होगा, बट 91 के बाद से जितनी इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, दैट ओनली डिड समथिंग टू रिमूव पॉवर्टी। अंडरस्टूड? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, everybody knows कि large population of India is still dependent on agriculture. Roughly we can say children 3/4 of the population in India lives where? कहाँ पे रहते हैं? Rural area में. And their primary business activity or economic activity is agriculture. क्या गेहूं चावल बेच के आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? Absolutely not. तो मास पॉवर्टी रूरल एरिया में ही हमको बेसिकली नजर आती है और उसका रीजन यही है कि हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया ही नहीं। किसानों से अगर खरीदा भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फार्मर्स से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद लिया, बीच में सो कॉल्ड जो मिडिलमैन अंकल थे उन्होंने फार्मर से लिया 12 रुपए किलो पे कोई पर्टिकुलर ग्रेन और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचा 18 रुपए में। उगाया फार्मर ने, मेहनत की फार्मर ने, कमाया किसने चिल्ड्रन? मिडिलमैन ने। अभी एक नया एग्रीकल्चरल बिल आया था जिसको काफी प्रोटेस्ट किया गया नोएडा वगैरह में, या दिल्ली के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे हरियाणा हिमाचल प्रदेश के, वहां पे काफी चक्का जाम वगैरह किया गया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हार मान के बिल वापस लेना पड़ा। अब उस बिल में क्या लिखा था? पुरानी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी कंट्री में? अगर एक फार्मर एक पर्टिकुलर स्टेट, लेट अस से पंजाब को बिलोंग कर रहा है, he or she can only sell his agriculture produce in the state of पंजाब। समझ में आ गया? और उसके पास डायरेक्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने की परमिशन थी ही नहीं, बेचना भी मिडिलमैन के थ्रू था। नए एग्रीकल्चर बिल में गवर्नमेंट ने लोगों को ऑप्शन दिया कि हम ऑनलाइन पोर्टल्स क्रिएट करेंगे, आपका जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आप उस ऑनलाइन पोर्टल में एंटर कर दीजिए, जैसे indiamart.com पोर्टल है, वहां पे आपको बायर्स मिलेंगे, बायर्स अपनी नीड क्रिएट करेंगे, प्राइस आपका होगा वहां पे और बायर को जो प्राइस ठीक लगेगा वो उस पर खरीद लेगा। तो फार्मर्स का मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने वाला था, बट नुकसान किसका होता? इन मिडिलमैन और बिचौलियों का। इनकी कमाई धमाई क्या हो जाती बच्चों? जीरो। तो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया देवर नॉट द फार्मर्स, उनके तो फायदे की बात थी, देवर एक्चुअली द मिडिलमैन हु क्रिएटेड प्रोटेस्ट। ये लास्ट ईयर की बात है, गॉट इट क्लियर? कोविड के पहले भी थोड़ा सा चला। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए किया गया था कि एक बार किसान को छूट मिल गई, ऑल इंडिया कहीं पे भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में उसका बेचूं, क्या वो मिडिलमैन के ट्रैप में फंस पाएगा? नॉट एट ऑल। तो उनमें से कोई भी फार्मर नहीं था, दे ऑल वर मिडिलमैन। गवर्नमेंट को वोट बैंक का खतरा महसूस हुआ, गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया। समझ में आ गया why they are having very 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 poor economic conditions? तो लैंडलेस लेबरर्स मतलब काम तो करना जानते थे बट जमीन थी नहीं। मार्जिनल फार्मर कौन होता है सर? जो मार्जिन खींच पाए कॉपी में? नहीं, जिसका आउटपुट सिर्फ इतना ही हो दैट इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ इनपुट। मेरे जैसा किसान सिर्फ उतना ही उगा पा रहा है जितने में मेरी लागत कवर हो जा रही है। तो अगर आपको खेती में 20,000 का आउटपुट मिल रहा है और आपकी लागत भी 20,000 रुपए है, तो आपको इटसेल्फ कुछ खास बचत नहीं हुई, यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिनल फार्मर। बट अगर आपका आउटपुट 25,000 का है विच इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इनपुट, तो आपको बोला जाएगा इंट्रा मार्जिनल फार्मर। व्हाट? समझ में आ गया? इस चीज को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्जिनल फार्मर इज दैट फार्मर whose cost of input
could be covered from the output that is generated only. But intra-marginal farmer is a farmer whose output value is much more than the cost of input. झटपट लिख लें बच्चों। तीसरा तरीका कैसे पॉवर्टी कम की जा सकती है? Development of cottage and small scale industries. As I said, children, this is going to eradicate which type of poverty? Urban poverty. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? शायद आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घर के बाहर ही शॉप लगा लेते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होती चिल्ड्रन। इसका डेफिनेशन फर्क था। किसी जमाने में 1 लाख रुपए से कम के इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री को आप कॉटेज या स्मॉल स्केल बोलते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कंट्रीज में डेवलपमेंट हुआ, ये लिमिट 1 लाख से 5 लाख 10 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। सो अगर घर के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर बिजनेस आप सेटअप कर दें, सर फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में उसको कॉटेज इंडस्ट्री का नाम मैं दे सकता हूं। आपने हॉस्टल खोल लिया अपने घर के ऊपर 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवा के, और आप 1-1.5 लाख रुपए महीना वहां से रेंट अर्न करते हैं। किसी ने अपने घर में ही छोटा सा सो कॉल्ड कारखाना लगा लिया कारपेंट्री का, वो फर्नीचर अपने घर में बना रहा है। कोई अपने घर से टिफिन सप्लाई का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हॉस्टल चला रहा है या टिफिन सर्विस दे रहा है। तो ये सारी चीजें आज के जीवन में वी कैन डेफिनेटली कॉल एज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटा सा आपने प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया घर में, हाँ होम किचन बना लिया। मान लीजिए होम किचन मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता, ये अगला था क्लाउड किचन जिसको आप बोलते हैं। तो पहले तो जोमेटो और स्विगी सिर्फ रेस्टोरेंट से और ढाबों से ही परचेज किया करते थे, बट आप भी अपनी प्राइवेट लिस्टिंग करा सकते हैं उस पर, और वो आपसे भी आके खरीद लेंगे इफ यू स्पेशलाइज इन सम टाइप ऑफ फूड बेसिकली। तो अगर मान लीजिए आपको बटर पनीर मसाला बहुत अच्छा बनाना आता है, आप अपनी लिस्टिंग कराइए जोमेटो पे, हो सकता है 10 पार्सल 20 पार्सल आप ही दे पाए। और स्टार्ट हुआ था 2-4 हजार से, बढ़ते बढ़ते आपने कुक रख लिया एंड ऑल दैट, और आपका बिजनेस आज लाखों का हो गया। मेरे एक जानने वाले थे, उनको एक पंडित जी ने बोला, थोड़े ग्रह नक्षत्र उनके खराब थे, पंडित जी ने बोला ये गाय खरीद लो। उन्होंने एक गाय खरीदी, गाय या भैंस जो भी खरीदी, उससे इतना मिल्क का आउटपुट मिला, घर वाले तो पी नहीं पाते थे, तो पहले मोहल्ले में फ्री में बांटना स्टार्ट किया। फिर लोगों ने कहा नहीं, दूध जैसी चीज हम फ्री में नहीं लेंगे, आप इसका पैसा लीजिए। तो डेली 30-35 लीटर दूध होता था, 2-3 लीटर घर के लिए, 30 लीटर बेचना स्टार्ट किया। पैसा इतना आता गया, फिर एक गाय से 2 से 4 5, और अब इलाहाबाद के सबब में 15-16 किलोमीटर के बाहर उन्होंने बहुत बड़ी लैंड खरीदी, एंड टुडे ही ओन मोर देन 100,000 बफेलोज, और अब उनका उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। समझ में आ गया? तो सिर्फ ग्रह नक्षत्र शायद इसीलिए खराब थे, पंडित जी यही बोलना चाह रहे थे, गाय खरीदोगे उससे दूध प्रोड्यूस होगा, उससे और गाय खरीदोगे एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये भी एक तरह की क्या है बच्चों, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री ही है। समझ में आ गई बात? सो इंडस्ट्रीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाउ? भाई पहले लोग गरीब थे, अब उन्होंने बिजनेस सेटअप किया एंड दे स्टार्टेड अर्निंग सम इनकम। मेरे हिसाब से तो कॉटेज इंडस्ट्री और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, ये चार्ट वालों पे भी अप्लाई होनी चाहिए। लाखों रुपए का इनका रेवेन्यू है महीनों का बच्चों। अंडरस्टूड? बट सपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर आपको याद हो, मैंने स्टेटस पे एक दिन अमेजोन का मार्केटिंग का वीडियो लगाया था। तो अमेजोन के जो कंट्री हेड है वो भी सिटी ऑफ इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं, तो मेरे को ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। और उन्होंने एक बात बोली थी कि जो स्मॉल आर्टिसंस हैं, जिनको सामान बेचने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है बट उनके पास पैसे नहीं है, वो शॉप नहीं खोल सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, वो अमेजोन पे आए। कानपुर में इन्होंने पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक अमेजोन सहायक करके, हेल्पर करके अपना एक सेंटर भी खोला है। देयर दे एक्सप्लेन कैसे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, कैसे उसका फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, कैसे आप उसके फीचर्स के बारे में लिखेंगे। अब तो चैटबॉट आ गया है, आप चैट जीपीटी सुना होगा आपने, आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं उससे पूछ लीजिए, वो आपको कंसल्ट करके दे देगा, और फिर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, काम खत्म। नहीं समझ में आया? एक जमाना था जब वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, बर्थडे पार्टी के कार्ड के लिए टेक्स्ट लिखने के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्या लिखना है, आज उनकी जरूरत है? नो, चैट जीपीटी पे बस टाइप करिए इनविटेशन कार्ड टेक्स्ट, फटफट फटफट करके आपको काफी लिस्टिंग वो दे देगा, उसमें से जो अच्छा लगे यू कैन कट कॉपी पेस्ट। तो इस तरह से अमेजोन भी लोगों की हेल्प करता है। तो 180 कंट्रीज में बच्चों आज एक इंसान अमेजोन के थ्रू अपना सामान बेच सकता है। 180 कंट्रीज। पहले 18 घरों में नहीं बेच पाता था वो। तो ये सर्विसेज लोग देने लग गए हैं। इसको हम मार्केटिंग असिस्टेंस बोलेंगे।
अब कैसे आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे? भाई आपको एक Amazon बिजनेस करके ऐप डाउनलोड करना होगा। जीएसटी नंबर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो विदाउट जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, टर्नओवर 20 लाख से कम का, 40 लाख से कम का है, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देखिए, किसी ने डिमांड क्रिएट की तो व्हाट यू कैन डू, आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, Amazon वाला आपको बता देगा कि भाई मैं पिकअप करने कब आऊंगा, तब तक प्रोडक्ट रेडी कर दीजिए और वो आके पिकअप कर लेगा, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, 7 डेज के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, सब कुछ डिलीवर करता है। अभी Amazon ने इंडिया में कार और मोटरसाइकिल की डिलीवरी स्टार्ट नहीं की है। क्यों? क्योंकि कार और मोटरसाइकिल डीलर्स अभी Amazon पे अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते हैं। उनको क्या लगता है कि अगर हम Amazon के थ्रू बेचने लग गए तो हमारी जो अपनी डोमिनेशन मार्केट में है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी तो आप मारुति के शोरूम में जाएंगे तो आपको सिर्फ मारुति नजर आता है, होंडा के शोरूम में जाएंगे सिर्फ होंडा नजर आता है, बट एमवे में तो सब नजर आएगा कंपेयर करने के लिए। तो उनको लगता है कि हमारा जो डोमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है वो कम हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक से मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बन जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं है। वेर एज यूएस में, यूके में, चाइना, जापान में मल्टी ब्रांड शोरूम्स होते हैं चिल्ड्रन। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये काम स्टार्ट हो चुका है। आप ईवी के शोरूम में जाइए, ओला एथर तो अपना ही बेचते हैं, बट बाकी लोकल मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम्स है वो 4 कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचते हैं। गॉट इट? तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑन्जो बढ़िया है कि टोंजो अच्छी है, कौन सी अच्छी है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझे बात को? पक्का। इंडिया में फिएट वालों ने काम स्टार्ट किया था टाटा के साथ, जब फिएट का पूरे इंडिया में चिल्ड्रन शेयर है 0.2% और मारुति की 90% से ऊपर गाड़ियों में फिएट के इंजन लगते हैं। तो फिएट का इंजन लगी हुई गाड़ी लोग खरीदना पसंद करते हैं, बट फिएट की गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि कॉस्टली है, महंगी है। मारुति सिर्फ इंजन लेता है, बाकी अपने गाड़ी की जो स्टील होती है वो एकदम पतली पेपर की तरह होती है, इसलिए नाम रखा है मारुति, द नेक्स्ट नेम फॉर हनुमान जी की मुलाकात बहुत जल्द होगी। एक घुसा छोटा बच्चा पुश कर दे तो घुस जाएगा। वॉट इट, वो इसीलिए सस्ती रखी जाती है ताकि माइलेज वगैरह बेटर मिले। खैर हम उस डीप टेक्स्ट में नहीं जा रहे हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई कैसे मार्केटिंग असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो टाटा की मैं बात कर रहा था, तो जब फिएट वालों को लगा कि हमारा धंधा यहाँ पे चौपट हो रहा है और हम नहीं चल पाएंगे, तो उन्होंने टाटा से रिक्वेस्ट की कि हमारी गाड़ी आप अपने शोरूम में बेचिए। टाटा वाले कह रहे हैं अपनी नहीं बेच पा रहे, आपकी क्या बेचेंगे। कुछ टाइम बाद फिएट ने अपनी कार्स वहां से भी उठा ली। अब गिने चुने शोरूम्स हैं और नया कॉन्सेप्ट तो भाई ई मार्केटिंग का चालू हो गया है। जैसे सिट्रियन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, 4-5 शोरूम्स है बस, टेस्ट ड्राइव के लिए आपको कार बुलवा लीजिए, 100-200 किलोमीटर दूर से कार चली आएगी, आप चला लीजिए, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए ऑनलाइन, इट वुड बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस। जैसे स्टार्टिंग में ओला ने काम स्टार्ट किया था, बट अब ओला को सेल मिलने लग गई तो अब ओला वालों ने अपने शोरूम खोल दिए हैं। गॉट इट? पॉपुलेशन कंट्रोल ये कैसे मदद करेगा गरीब को रईस बनाने में? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी गरीब लोगों में होती क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि इनकी जो पर पर्सन इनकम होती है बहुत कम होती है और इनका जो पर पर्सन कंजम्पशन होता है बहुत ज्यादा, खाते बहुत हैं ये लोग। गॉट इट क्लियर? बट क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं होते दैट दे कैन ईट मोर, तो मेनी ऑफ देम आर मैल न्यूट्रिशनाइज्ड। आई रिपीट, मेनी ऑफ देम सफर फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशनाइज्ड लोग होते हैं तो इनके अंदर बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, तो काफी खर्च तो इनका अपने इलाज में ही चला जाता है। जो भी इनकम होगी दैट इज शेयर्ड अमंग कंपैरेटिवली मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं जिसमें से एक अर्निंग मेंबर है। इन फैमिलीज में अर्निंग मेंबर एक होता है और डिपेंडिंग मेंबर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसलिए ये हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, ना ही अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, और जब एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो फर्दर फैमिली का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। गॉट इट? सो कुछ करना पड़ेगा पॉपुलेशन कम करने के लिए, और जब ये 1/8 कम होके 1/6 फॉलोड बाय 1/4, अर्निंग मेंबर 1 ईटिंग मेंबर 6, अर्निंग मेंबर 1 ईटिंग मेंबर 4, अर्निंग मेंबर 1 ईटिंग मेंबर 2, तब जाके इनका पॉवर्टी लेवल गिरेगा। एल से गरीब थे, गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन से एक फायदा और भी होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में इतना है बिकॉज जॉब्स की क्रिएटिविटी उतनी नहीं है जितनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। सो या तो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ये मोमोज वाले, ई रिक्शे वाले, ये सब आ गए मार्केट में, तो कंट्री में थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल
कम हो गया, नहीं तो गवर्नमेंट को इनको भी झेलना पड़ता था। अब कहने को ग्रेजुएट हैं, MBA कर लिया, नौकरी स्टार्ट कर दी 25,000 रुपए महीने की, इससे ज्यादा बच्चों वो कमाता है, वो जो लेबर के साथ मिस्त्री प्लास्टर नहीं करता वॉल में, तो MBA करके 25,000 कमाना और मिस्त्री बन के महीने का 30,000 कमाना, व्हाट साउंड्स गुड? मिस्त्री बन के 30,000, पूरा 30,000 आपकी जेब में आएगा। इस 25 में तो आपका सो कॉल्ड EPF, ESI, इंश्योरेंस, ये सब कट कटा के आपकी जेब में पैसे कितने आएंगे? 17,500। और कहीं दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो पापा को फोन करेंगे महीने की 20 तारीख को, पापा जरा 10,000 भेज दो, मेरी तनख्वाह के पैसे खत्म हो गए। तो क्या फायदा है इस तरह का जॉब करना? नो। अब सर इतना कम पैसा क्यों मिलता है MBAs को? एक्चुअली ये MBAs नहीं है, ये है महा बेकार आदमी। They have not done the course of masters in business administration. They are महा बेकार आदमी, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए चिल्ड्रन IITs हो गए कंट्री में, ट्रिपल IITs हो गए, IIM हो गए, कुछ दूसरे बिजनेस स्कूल्स हो गए, यहाँ पे ना पढ़ने वाले भी पढ़ने लग जाते हैं, बिकॉज माहौल वैसा होता है कि भाई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो मजबूरी में प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। कंपनी आपको तब हायर करेगी जब आपके पास कोई आइडिया होगा, तो आइडिया तो आपको अपने दिमाग से कहीं ना कहीं निकालना ही पड़ेगा। बट जो आलतू फालतू टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां बच्चे जाना ही नहीं पसंद करते, वहां पे जो जा भी रहे हैं बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं MBA के नाम पे, वहां पे सम आर डूइंग BCA 15 दिन एंड सम आर डूइंग MCA 15 दिन। मतलब सर बापू के कैश पे ऐश 1 से 15, मम्मी के कैश पे ऐश 16 से 31। ओके, तो ये पढ़ने लिखने वाला स्टफ होता ही नहीं है। गॉट इट क्लियर? दिवाली है तो रेट सोए इसलिए सवेरे क्लास नहीं कर पाए। अब इंसान की तरक्की इन्हीं सब कारणों से रुक जाती है। समझ में आया? इवन टुडे दैट फर्स्ट ट्राई वाला पर्सन डिलीवर्ड अ पार्सल ऑफ माय डॉटर। तो वैसे तो छुट्टी है इंडिया में आज, बट वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। पॉवर्टी लेवल इज गोइंग डाउन। समझ में आ गया? तो ये जो लो लेवल लोग होते हैं कंट्री में, जो गरीब लोग होते हैं बेसिकली, एक तो इनके रिचुअल्स कल्चर्स इतने ज्यादा होते हैं, इसलिए ये अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी को छोड़कर उनको निपटाने में और निभाने में कमाई का जरिया भूल जाते हैं। ओके, लैंड रिफॉर्म्स। अब ये क्या होते थे? आपने बच्चों सिविक्स में जमींदारी सिस्टम वगैरह कुछ पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो रोयतवारी सिस्टम ये सब पढ़ा होगा शायद आपने थोड़ा सा। फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स पढ़ा होगा आपने। तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे चापलूस थे उनको तो बहुत जमीन वो लोग देके चले गए, बट जब 1947 में इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम हटाया, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। जिसका फैमिली पेरेंटल लैंड है वो तो उसके पास रहेगा, चाहे जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो। जिन्होंने ब्रिटिशर्स की चापलूसी में लैंड गिफ्ट में लिया, गवर्नमेंट ने उनको एक पर्टिकुलर एवरेज साइज लैंड लेके बाकी हथिया लिया, उनसे ले लिया और उस गरीब को दे दिया जिसको एक्चुअली जरूरत थी। कुछ लैंड एरियाज ऐसे थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने पैसे लेंड किए थे हमारे विलेजर्स को, और बेचारों की जमीन गिरवी रख ली, और इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा हो गया, जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं हम लोग। और वो लैंड ब्रिटिशर्स ने अपने चापलूस जमींदारों को इंडिया से जाते समय दे दिया। जब इंडिपेंडेंस आया तो गवर्नमेंट को पता लगा भाई ये तो गलत बात है, तो जो एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल थे, जो लोग खेती करते थे, गवर्नमेंट लैंड उन्हीं के नाम पे रजिस्टर कर दिया, एंड जमींदारी सिस्टम कम्स टू एन एंड बेसिकली। खोपड़े में बात गई। सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मेन प्लान्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स थे चिल्ड्रन। लैंड रिफॉर्म इंडिया में इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाए, क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी भी चीज का कागज बनवाना बड़ा आसान था। करोड़पति को कैसे गरीब साबित करना, इट इज वेरी इजी। आई रिपीट, इट इज वेरी इजी। तो पता लगा कि मिस्टर एक्स ब्रिटिशर्स के सो कॉल बहुत बड़े चापलूस थे, इनको जमीन मिल गई। अब इन्हें पता लग गया कि गवर्नमेंट इनकी जमीन वापस लेना चाहती है। इन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार किसको पकड़ा? मिस्टर जेड, जो लिटरली बहुत गरीब था और इसको गरीब साबित भी कर दिया। तो गवर्नमेंट ने ये वाला लैंड लेके किसको दे दिया? जेड को। बट गवर्नमेंट वाज अननोन ऑफ द फैक्ट कि अल्टीमेटली इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है, या है भी तो रिश्ता क्या कहलाता है हमें नहीं पता। बाद में मिस्टर जेड से लैंड वापस एक्स ने ले लिया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ गए? सो प्रोग्रेस ऑफ, हाँ कुछ परसेंटेज दे दिया। जैसे आजकल बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लीजिए कि कोई इंसान कैश 10 लाख रुपीस अर्न कर रहा है, अब गवर्नमेंट कहेगी इसके ऊपर तो लाख सवा लाख रुपए टैक्स बनेगा। व्हाट ही डिड, अपने नाम पे और अपने दो रिश्तेदारों के नाम पे
इनकम को एट्रीब्यूट एलोकेट कर दिया। कैसे? कैश कमाया ना पैसा, 3 लाख रुपए वाई के अकाउंट में डाल दिया, 3 लाख रुपए जेड के अकाउंट में और 4 लाख अपने अकाउंट में। 5 लाख रुपए से कम की इनकम टोटली टैक्स फ्री है। उसके बाद क्या किया, वाई से और जेड से इस पैसे को लोन के नाम पे वापस ले लिया, तो अपने पैसे भी अपने पास आ गए और गवर्नमेंट को टैक्स 0 देना पड़ा। तो उस जमाने में भी ऐसी हरकतें हुआ करती थी। So number of landless agricultural laborers have increased. Land reforms are step in right direction, but due to lack of effective implementation, results were highly unsatisfactory. और सबसे बड़ा जो इंडिया में प्रॉब्लम है, that is of corruption. हर जगह आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे चले जाइए, जैसे ही 100 रुपए का नोट पुजारी जी के सामने से आपने दान पात्र में डाला, तुरंत आधा नारियल प्रसाद का। 10 रुपए डाला तो शायद आधा पेड़ा मिलेगा। सिर्फ अगर हाथ जोड़ लिए, वो भी हाथ जोड़ लिया आपसे कि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? गो टू तिरुपति बालाजी, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, 500 रुपए की अलग लाइन है, 2000 रुपए की अलग लाइन है। तो दे आर मोर ऑफ बिजनेस सेंटर्स रादर देन रिलीजियस प्लेसेस। प्लस इनकी कमाई पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना देते हैं? 0%। ये ट्रस्ट के नाम पे चलते हैं और ट्रस्ट पे हमारी कंट्री में कोई टैक्स है ही नहीं। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? सोचिए, गर्भगृह मतलब और अंदर जाके दर्शन करने हैं? मूर्ति को छूना, अच्छा मूर्ति को टच करना है, ओके। चलिए मैं भी अपना रेट कर लग देता हूँ, मेरे किसी को टच करना 50 लाख रुपए। हमारे इलाहाबाद में इस्कॉन टेम्पल है चिल्ड्रन, तो 2-3 साल पहले मैं वहां गया था, कोविड के पहले की बात है, 2017-18 की शायद। तो वहां पे कृष्ण जी की मूर्ति थोड़ी दूर थी, तो बाहर से सब लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे। कुछ थे वो अंदर भी चले गए, उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति को छुआ और प्रणाम वगैरह किया वगैरह वगैरह। प्रसाद सबको दे रहे थे वो लोग बाहर निकलने पे। तो मैंने वहाँ पुजारी जी को बुलाया, मैंने कहा प्लीज एक्सक्यूज मी। आए कह रहे हाँ क्या हुआ? मैंने कहा व्हाट आर द चार्जेस आई नीड टू पे टू टेक दिस डाइटी एंड अदर थिंग्स टू माय होम। कह रहे हैं क्या बकवास आप कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आपके चार्जेस है ना भाई, हम लोग बाहर से दर्शन कर रहे हैं, ये जुगाड़ पानी वाले थे अंदर चले गए, क्या मूर्ति घर में ले जाना भी कोई है, कुछ चार्जेस वगैरह हैं, हमारे घर में ही सेटअप कर दो, हम वहां पे दुकानदारी चालू कर देते हैं। तो ये सब कहीं लिखा तो नहीं है धर्म ग्रंथों में, लोगों ने ही ये सब नाटक चालू कर दिया है। गॉट इट क्लियर? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म में, हर कास्ट में, हर रिलीजन में ये पूरा बिजनेस कल्चर बना दिया गया, पता नहीं क्या है, भगवान जाने, इट्स न्यूसेंस बेसिकली। चलिए खैर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मोहल्ले में कभी आप निकले हो, गंदी सी दुकान नजर आती है, रेड कलर का बोर्ड टंगा होता है, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, उसके ऊपर लिखा होता है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, और उसमें एक वर्ड ऐड करना चाहिए, सरकारी सस्ते एंड महाघटिया गल्ले की दुकान। चीनी थोड़ी ठीक ठाक मिलती है, शुगर थोड़ी ठीक ठाक है बच्चों, व्हीट, राइस, पल्सेस ऐसे हैं कि आप गैया और बकरी को खिलाने को बोल दें वो भी ना खाएं। गॉट इट क्लियर? 2 रुपए किलो में चावल तो मिल जाएगा बट खाने लायक नहीं होगा। और अल्टीमेटली यहाँ की क्या हुआ, हाँ, और यहाँ पे चीनी कौन खरीदता है भाई? जो गरीब लोग उनको तो मिलती नहीं है, वो हमेशा बोल देता है अभी स्टॉक में नहीं है, अभी आई नहीं है, जाओ यहाँ से, और बैक डोर से पूरी चीनी किसी मोहल्ले के जनरल मर्चेंट शॉप को बेच चुका है। बट अब क्योंकि इस पे भी डिजिटलाइजेशन आने लग गया है, जब आप राशन की दुकान पे आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, इट इज मेंट ओनली फॉर जिनके घर में बीपीएल का टीवी है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, जिनका कार्ड बना है राशन कार्ड, सिर्फ वही लोग जाके सामान ले सकते हैं। आने वाला है इसमें बहुत जल्दी डिजिटलाइजेशन, 1-2 साल में आ जाएगा। जब भी आप कुछ खरीदेंगे तो आपका आधार कार्ड वहां पे रजिस्टर हो जाएगा और आप पोर्टल पे चेक कर पाएंगे कि आपने कितना फूड ग्रेन किस किस महीने में लिया है। स्वाइप कार्ड आएंगे, आपने सामान लिया, स्वाइप कर दीजिए तो इट गॉट रजिस्टर्ड कि भाई आपको इतना सामान डिलीवर हो चुका है। और जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है टीडीएस सिस्टम का, उसको डेटा अपडेट करना पड़ेगा, इन आधार वालों को मैंने इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया। अब अगर वो सामान नहीं देगा तो गवर्नमेंट उससे पूछेगी सामान तो तुमको भेजा था 50 क्विंटल, क्या किए इतनी चीनी का? समझ में आ गया? किसको दिया उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सम अदर एसेंशियल गुड्स एट लो एंड सब्सिडाइज्ड प्राइस थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड फेयर प्राइस शॉप। यही फेयर प्राइस शॉप की मैं बात कर रहा था, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान। तो पुराना जमाना पीडीएस का था, अब टीपीडीएस चलता है बच्चों, टारगेटेड पीडीएस। पहले तो राशन कार्ड पे सबको राशन मिलता था सस्ता, कुछ चीजें फ्री में मिलती थी, बट अब सिर्फ बीपीएल वालों को राशन सस्ता मिलता है और किसी को वहां से राशन मिलता ही नहीं है।
तो राशन कार्ड आप भी बनवा सकते हो, मेरा भी बना हुआ है, बट हम लोग एलिजिबल नहीं है इस राशन की दुकान पे जाके सामान लेने के लिए। ओके, सो बेसिक ऑब्जेक्टिव था क्या कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता खाना मिले, ताकि वो स्टारवेशन के थ्रू, मैल न्यूट्रिशन के थ्रू बीमार ना पड़े और मरे ना। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो सिस्टम को मॉडिफाइड कर दिया और वाइड नेटवर्क आ गया फेयर प्राइस शॉप्स का चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मिलता क्या क्या है सर? राइस, व्हीट, एडिबल ऑयल, शुगर, केरोसिन। केरोसिन अब नहीं मिलता बच्चों यहाँ पे। क्यों नहीं मिलता? वो चाट वालों को बेच दिया जाता है 80 रुपीज लीटर के हिसाब से। हलवाई जो होते हैं वो खरीद लेते हैं। सर करते क्या है? स्टोव में डाल के जलाते हैं, खाना बनाते हैं, और जो लेने गया उसको बोल देते हैं कि अभी सरकार से आया ही नहीं, हमको झूठ बोल देते हैं। नहीं, चाट वाले आज भी वो अपने स्टोव में यूज करते हैं, गरीब चाट वाले। रईस चाट वाले तो एलपीजी सिलेंडर पे आ गए हैं। ओके, चलिए, तो बच्चों मैं बता रहा था ना आपको, टारगेटेड पीडीएस आ गया यहाँ पे। जून 1997 से स्टार्ट हुआ। 2 tier सब्सिडाइज प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस। जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग बीपीएल, और जो एपीएल है उनके लिए अलग। व्हाट इट? यहाँ पे कोटा लिखा हुआ, ये लिख लीजिएगा, 20 किलोग्राम पर मंथ पर फैमिली पहले था, उसके बाद ये बढ़ के हो गया 35 किलो पर किलोग्राम पर फैमिली। और 1 अप्रैल 2002 से चिल्ड्रन, इस स्कीम को एक नया नाम दिया गया, अंत्योदय अन्ना योजना। गॉट इट क्लियर? जो गरीब लोग थे 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिलीज, उनको दिया गया ये। मतलब ये राशन कार्ड के अलावा है। राशन की दुकान पे तो पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में नहीं मिलता, यहाँ पे फ्री में मिलता है। और इसीलिए हमारे गांव के लोग अब काम ही नहीं करना चाहते। 25 किलो खा ही पाएंगे अगर 4 लोगों की फैमिली? 4 की फैमिली होती कहाँ गांव में? वहाँ 40 की फैमिली होती है। 2 रुपए किलो पे व्हीट और 3 रुपए किलो पे राइस। ये तो अंत्योदय योजना है बच्चों, एक फ्री की योजना भी है, वहां पे आपको पैसे भी नहीं देने हैं। हर महीने 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, ये फ्री में मिलता है, नो नीड टू पे। और ये भी एज गुड एज फ्री ही हो गया एक तरह से। समझ में आ गया? द स्कीम कवर्स 2.5 करोड़ फैमिलीज चिल्ड्रन, और 2005-6 तक आज का जो डेटा है ये 4 करोड़ फैमिलीज का है। तो डेटा जरूर लर्न कर लीजिएगा। 60.4 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन इन सारी स्कीम्स में सो कॉल्ड 19-20 वाले ईयर में बांटा गया था। हाँ, और ये रियलिटी ये है कि ये लोग भी इसको खरीद के बच्चों आगे बेच देते हैं, क्योंकि 2 रुपए किलो पे गेहूं ली और आगे बाजार में 6 रुपए किलो में बेच दी। Got it? पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट लॉन्च किया 5th प्लान में चिल्ड्रन। ढेर सारे प्रोग्राम्स थे इस तरह के, आपको यहाँ पे नाम भी लिखे हुए नजर आएंगे, रिसर्च तो इनकी पढ़ी लीजिएगा। ढेर सारे प्रोग्राम्स थे, आपने लास्ट चैप्टर में देखा था ना, जवाहर रोजगार योजना, सीपअप था एक, ट्राइसम था, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक चैप्टर में हमने पढ़ा है इनको शायद, तो उस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। नहीं पढ़ा तो मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूंगा। ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं गरीबी हटाने के लिए। और वो मत सुनिएगा, देश बचाओ गरीबी हटाओ एंड ऑल दैट, वो सब बकवास है। इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, कुछ नाम आप लिख लीजिए, याद रहेंगे आपको। ट्राइसम, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सीपअप, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड मेनी मोर चिल्ड्रन। ये प्रोग्राम्स आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में जहां तक मेरे को याद, हमने पढ़ा हुआ है इसको, एक पैराग्राफ था उसमें सारे के सारे थे। वेयर आई यूज दिस एग्जांपल कि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, तो हमको ये डेट वेट सब पढ़ाई जाती थी सबके। हाँ, प्लानिंग वाले में था, मेरे को याद है, इसमें पढ़ा है हमने बेसिकली ये। ओके, लिख दिए सारे प्रोग्राम्स। चलिए, हाँ ये यहाँ पे भी आ गए, ये है, चलो आ गए आ गए आ गए आ गए, यहाँ पे भी लिखे हुए, ये देखिए सब यहाँ पे। पहला प्रोग्राम एनआरईपी, सेकेंड इज आरएलईजीपी जवाहर रोजगार योजना, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइसम भी आ गया, सीपअप भी आ गया, नेहरू रोजगार योजना 7th, 8th इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड मेनी मोर चिल्ड्रन। तो ये सारे प्रोग्राम्स के अलावा यहाँ पे भी हैं
2014 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स विच वर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सर ये 2014 को क्यों टारगेट किया गया है? गवर्नमेंट बदल गई, मोदी जी की आ गई, तो भाई उन्होंने क्या किया वो अलग, हमने क्या किया वो अलग। मैं आपको सच्चाई बताऊं, प्रोग्राम सारे सेम है, नाम बदल दिए जाते हैं बस। आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑल प्रोग्राम्स आर सेम। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय वाले जितने होंगे ना, दे आर फोकसिंग ओनली ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, और जिसमें ग्रामोदय नहीं है वो दोनों के लिए, रूरल और अर्बन। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये बार्टर सिस्टम था, काम करेंगे पैसे के साथ साथ खाना ही मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार स्वर्ण जयंती, नेशनल सोशल असिस्टेंट, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी जी को कॉमेमोरेट किया गया था। कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना, इसमें एम्प्लॉइज को काम के बदले में पैसा तो दिया ही दिया गया, इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दिया गया था। मनरेगा, व्हाट इट क्लियर, ये बड़ा फेमस था और फोकस था। क्यों ऐसा था? क्योंकि इसमें घपला बहुत ज्यादा हुआ था। फर्जी लोगों का एनरोलमेंट कराकर गांव के मुखिया ने, पंचायत वालों ने पैसे अपनी जेब में भर लिए। चिल्ड्रन, बहुत कहानी हुई थी इसमें। ठीक, तो आई होप सो पीपल अंडरस्टूड इन प्रोग्राम्स के बारे में। हर प्रोग्राम की डेट क्या है, कब वो आया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लीजिए। February 06 में 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंप्लीमेंट हुआ। मिनिमम वेजेस का प्रॉमिस किया गया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट था चिल्ड्रन। 1/3 बेनिफिशियरीज वर विमेन। एंड 2 अक्टूबर 2009 गांधी जी के बर्थडे वाले दिन इसका सो कॉल्ड नाम चेंज हुआ। पहले नरेगा था, बाद में बन गया मनरेगा। February 2021 तक 654 डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड, 66 करोड़ हाउसहोल्ड्स को 2020-21 तक एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। अब बच्चे कहेंगे सर उसके आगे का डेटा क्यों नहीं है? कोविड आ गया इसलिए सेंसस वगैरह हो नहीं पाया, इसलिए आपको 22-23 और 21-22 के डेटा बीच में नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो इतना सब लिखा हुआ है, असलियत में हुआ कितना है या नहीं? लिखा है बस बताने के लिए कि असलियत में हुआ था। व्हाट इट क्लियर, सब बकवास लिखी जाती है बच्चों, रियलिटी में जाके गांव का हाल देखिए। जो नियर टू द सिटी हैं वो लोग तो ट्रैवल कर पाते हैं सिटी तक और वहां जॉब कर लेते हैं, लेबर मिस्त्री वगैरह का। बट बहुत इंटीरियर आप विलेजेस में जाइए, उनके पास खाने को पैसा भी नहीं होता है। कम है ऐसे लोग, और पैसा होता भी नहीं है, गवर्नमेंट फ्री में सामान देके इनको और कामचोर बना दे रही है। ओके, 3,76,000 करोड़ मनी वॉज स्पेंड डायरेक्टली, आपके पापा मम्मी और मेरे टैक्स के पैसे से पैसा खर्च हुआ है। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये करप्शन आ गया कि नहीं यहाँ पे? और क्या, आधार लिंक पेमेंट सिस्टम आ गया, डायरेक्ट ट्रांसफर आपको मिलेगा बैंक में। तो गवर्नमेंट की स्कीम ये भी है, 2,000 रुपये हर 3 महीने में या 6,000 रुपये हर 3 महीने में, ऐसी एक स्कीम है, मिलता है पैसा। तो जो गरीब लोग हैं वो इसीलिए काम ही नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स वील डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलें, ठीक है, अगला लेक्चर में इसको हम राम राम सत्य कर देंगे।